वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राज्य सरकार की कोई मंशा वगैरह ही नहीं है इस तरीके का कि यहाँ के छात्र सामाजिक जीवन में जाएं। इस तरह के सरकार की मंशा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी जो पारिवारिक विरासत है वो चलती रहे, नए लोग नहीं बन पाए नेता। लालू प्रसाद यादव हो या रामविलास पासवान हो, सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार, ये सारे लोग छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं। ये लोग सारे लोग छात्र राजनीति से आए, सारे समाजवादी हैं, लेकिन आगे आकर के सारे परिवारवादी बन गए और राजनीति का जो व्यवसायीकरण हुआ है, तो अब स्थिति ये लोग ऐसा बना दिए कि राजनीति में अब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं आएगा। नचनिया आएगा, बजनिया आएगा, गवैया आएगा, संदूक वाला आएगा, बंदूक वाला आएगा और राजनीति का मुद्दा गायब हो जाएगा। ये प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों के बीच से कोई जन नेता न निकल जाए, कोई नया जयप्रकाश नारायण पैदा नहीं होने देना है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 की यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है, जहां 5वें चरण में चुनाव है। मुजफ्फरपुर आने का मतलब होता है कि एक बार आप इस यूनिवर्सिटी में भी जरूर आइए, इस कॉलेज में भी जरूर आइए, जो कि 1913 में बना था। जी हाँ, ये कॉलेज बहुत चर्चित है और वजह यह है, मैं सामने का स्टैच्यू मूर्ति दिखाना चाहूँगा। इसको लंगट सिंह कॉलेज कहा जाता है। लंगट सिंह यहाँ के बहुत ही रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं, क्योंकि शिक्षा के नाम पर इन्होंने बहुत कुछ दिया है। इस विश्वविद्यालय हो, चाहे आप कह लीजिए कि कॉलेज हो, इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने बहुत सारी ज़मीनें, पैसे, बहुत कुछ दान किए हैं। इसलिए इनका सम्मान, इनका आदर यहाँ पर बहुत कुछ है। जहाँ तक एलएस कॉलेज का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था, उसका मुख्य केंद्र यही रहा था। यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई गई थी। गांधी जी यहीं से रणनीति बना करके चंपारण के लिए कूच किए थे, लेकिन उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। वो कुआं भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर गांधी जी ने स्नान किया था, उसके बाद रणनीति बनाई थी और तब वो चंपारण के लिए कूच किए थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि यहाँ पर महान शख्सियत ने पढ़ाया भी है और पढ़ाई भी की है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पढ़ा चुके हैं। जेबी कृपलानी यहाँ प्रोफेसर रह चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर का पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए ठीक इसके पीछे रामधारी सिंह दिनकर पार्क भी है। रामधारी सिंह दिनकर आप जानते हैं, राष्ट्रीय कवि, जिनको लेकर के जिनकी कई सारी रचनाएं बहुत चर्चित है। रश्मि रथी उनमें से एक है। तो आप पीछे देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर पार्क भी है। हमारे साथ यहाँ के छात्र और पूर्व छात्र सभी इकट्ठा हैं। हम चुनावी यात्रा में यहाँ पर पहुँचे हैं, चूँकि छात्र हैं, पूर्व छात्र भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मौसम में यहाँ का माहौल क्या है, मिजाज क्या है, छात्र क्या सोचते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और यहाँ का चुनावी मौसम किस तरीके से जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपका नाम क्या हुआ? सम्राट। सम्राट, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप यहाँ के पूर्व छात्र हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। ये कैसा, ये तो बहुत नामचीन कॉलेज है यहाँ। ये नामचीन ही नहीं, एक ऐतिहासिक महाविद्यालय है जहाँ से कई लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके, आपने तो ऐसे लोगों का नाम गिनाया जो विश्वविख्यात हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे छात्र रहे हैं जो पूरे देश में जिनका नाम हुआ है। ऐसे बहुत पूर्ववर्ती छात्र हुए हैं। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, इससे पीछे ड्यूक हॉस्टल है। ड्यूक हॉस्टल जो है, वहाँ के भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने शिक्षा यहाँ से प्राप्त करके पूरे देश में अपने नाम को बताने का काम किया है, अपना नाम कमाया है, लोगों के लिए काम किया। ऐसे बहुत छात्र ऐसे हुए हैं। ये विख्यात है, इसकी वजह क्या है? कई सारे नाम तो मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं कि आप यहाँ के पूर्व छात्र हैं, लेकिन आप इससे जुड़े हुए रहते हैं, खासियत क्या है यहाँ? देखिए, खासियत ये है और विख्यात होने के पीछे रीज़न ये है कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो ये तिरहुत जोन का ये सबसे बड़ा केंद्र था, मुजफ्फरपुर। तो यहीं पर सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं का, सारे आंदोलनकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग भाग ले रहे थे, उनका ये केंद्र हुआ करता था। और जिनका पीछे स्टैचू लगा हुआ है, ये छोटे मोटे शख्सियत नहीं है। जब
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका में इनकी है और सबसे ज़्यादा जो चंदा होता है इन्होंने दिया। और वही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी दिया और वहीं से इनको प्रेरणा मिला कि जिस प्रकार से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है वैसा ही विश्वविद्यालय हम अपने शहर मुजफ्फरपुर में बनाएंगे। और वो सपना लेकर के मुजफ्फरपुर में आए। इनको बहुत कठिनाई हुई यहाँ पर कॉलेज बनाने में, बहुत कठिनाई हुई, लेकिन इनके पुत्र ने उस सपना को साकार किया और ये कॉलेज इतना बड़ा बना करके दिया। और आप समझिए कि उस वक्त पढ़ने के लिए कहीं कॉलेज, कहीं स्कूल का कोई नाम और निशान नहीं हुआ करता था। उस वक्त इतना बड़ा भवन और इतने सारे संसाधनों से युक्त ये कॉलेज का निर्माण करवाया गया, इसलिए ये समझिए कि केंद्र है, ये केंद्र है। और यहाँ पर जो है देश के बड़े अभी आपने जिक्र किया कि राजेंद्र बाबू, आचार्य कृपलानी, और समझिए कि इस कैंपस से ने इस देश को सैकड़ों आईएएस आईपीएस अधिकारी, पदाधिकारी, नेता सब दिया है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात है। और निश्चित तौर पर जब लोग मुजफ्फरपुर आते हैं तो एलएस कॉलेज आना भूलते नहीं हैं। राजनीति में भी यहाँ के संगठन का मुख्य प्रभाव है, मतलब लोग हिस्सेदारी लेते हैं, या अब स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होने की वजह से राजनीति से विमुख होने लगे? नहीं, पिछले 2019 में यहाँ चुनाव हुआ था 35 साल बाद स्टूडेंट का, उसके बाद एक नहीं हुआ। उसके बाद चुनाव हम लोगों ने एक बार निरंतर प्रयास करते हैं कि चुनाव हो, नहीं हो पाते हैं यहाँ। अच्छा, चुनाव नहीं हो पाता है, इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ क्या है कि थोड़ा मैं और पीछे चलता हूँ। अभी आप लंगट बाबू की बात और इस कॉलेज की चर्चा कर रहे थे। ये जो कॉलेज है ये कला, संस्कृति, राजनीति के अलावे विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में सबसे पहले तारामंडल की स्थापना यहीं हुई थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में इसका बड़ा योगदान रहा है। मतलब कुछ तो ऐसी रहस्यमय चीज़ें इसके भीतर है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है कि उसके भीतर क्या है। इस तरीके की बातें हैं। दूसरी बात आपने कही कि राजनीति के बारे में, कि ये यहाँ के छात्र राजनीति के बारे में, तो इस छात्र राजनीति से पूर्व में यहाँ से लगभग जो कार्यकर्ता निकले हैं उसमें हम समझते हैं कि लगभग दर्जनों लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, अलग अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। वर्तमान में छात्र राजनीति बहुत सफल यहाँ नहीं हो पा रही है। कारण है कि छात्र संघ का चुनाव बहुत दिनों के बाद हुआ और फिर एक बार चुनाव हुआ और इसके बाद चुनाव स्थगित हो गया। राज्य सरकार की कोई मंशा वगैरह ही नहीं है इस तरीके का कि यहाँ के छात्र सामाजिक जीवन में जाएं। इस तरह के सरकार की मंशा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी जो पारिवारिक विरासत है वो चलती रहे, नए लोग नहीं बन पाए नेता, इसी के लिए सरकार चुनाव नहीं कराती है। तो रेगुलर चुनाव हो तो जो लोग राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ें, लेकिन सरकार इस तरीके का मौका नहीं प्रदान करना चाहती है क्योंकि उनके पारिवारिक विरासत को कहीं ना कहीं से आँच ना आ जाए, इसके लिए ये चुनाव नहीं कराया जाता है। नहीं, पर ये बताइए कि ये कॉलेज जितना विख्यात रहा है, ये कॉलेज इस बात के लिए भी कभी कुख्यात रहा है कि बड़े से बड़े दादा भी इसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, क्या ये सच बात है? देखिए, ये तो अपवाद होता ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चूँकि ये मुजफ्फरपुर अगर आप आते हैं तो मुजफ्फरपुर में दो चीज़ों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो विरासत है, एक लीची और एक एलएस कॉलेज। ये मुजफ्फरपुर की जितना लीची में मिठास है, मुजफ्फरपुर की लीची में उतना ही मिठास यहाँ के यूनिवर्सिटी और यहाँ के इस धरती पे में कॉलेज में है। तो कुछ असमानताएं तो होती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ कहीं पे राजनीति वर्चस्व होता है या फिर जातीय संघर्ष या जातीय उन्माद होता है, तो लोगों में जो राजनीति का जो उन्माद हुआ उस कारण से कुछ है, उस विरासत को भी इस धरती ने झेला है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूलतः जो इस धरती की पहचान है वह शिक्षा से जुड़ा पहचान है और शिक्षा ही इसकी विरासत है। आज भी मुजफ्फरपुर के जितने भी युवा हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है हमारा एलएस कॉलेज। क्या आप यहीं के स्टूडेंट हैं? जी नहीं, हम तो एलएस कॉलेज के नहीं हैं। हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक कॉलेज से हमारा पढ़ाई हुआ है। लेकिन मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज लंगट बाबू का जो योगदान रहा है और एक इतिहासकारी संपत्ति जो उन्होंने मुजफ्फरपुर शहर को दिया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। हम भी बराबर आना जाना रहता है एलएस कॉलेज में। यहाँ के बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनसे हमारा लगाव है, तो उस माध्यम से हमारा आना जाना रहता है। लेकिन व्यक्तिगत इस कॉलेज से हमारा
कोई लेना देना। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट यूनियन सक्रिय नहीं है क्या? वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेता है? नहीं, बिल्कुल राजनीति में हिस्सा ले रहा है। और 32 सालों के बाद जब चुनाव हुए तो अभूतपूर्व चुनाव हुआ था, छात्रों में एक अलग तरीके का उत्साह था। लेकिन उसके बाद फिर 3 साल 4 साल हो गए हैं चुनाव को लेकर, कहीं कोई कितनी बार जितने भी छात्र के नेता हैं और जितने भी छात्रों का संगठन है जो छात्रों के लिए संघर्ष करता है, उन सब लोगों ने भरसक प्रयास किया। पटना गए, राजभवन से मिले, राज्यपाल से मिले राजभवन में, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री से भी मिले। लेकिन चुनाव होते होते चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, फिर चुनाव ये हो गया। तो जब तक चुनाव नहीं होगा, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी हो चाहे किसी यूनिवर्सिटी हो, चुनाव होते रहता है तो छात्रों का नेतृत्व करता कोई होता है। और छात्रों का नेतृत्व करता होता है तो किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है किसी भी विश्वविद्यालय में, तो उस मुद्दों को उठाने में आसानी होती है और वो जल्दी सॉल्व कर दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन ना कोई यहाँ छात्र का नेता है, ना कोई यूनिवर्सिटी में किसी को पनपने दिया जा रहा है, किसी नेता को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। तो ये इसी का कारण है कि 3-3 साल का जो कोर्स है वो 5-5 साल 6-6 साल में हो रहा है। ये नहीं, मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि छात्र राजनीति का अहम हिस्सा हुआ करती थी, वो देश की राजनीति को प्रभावित करती थी। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि छात्र राजनीति खास तौर पर बिहार में अब वो उतना एक्टिव नहीं रह गया और इस वजह से छात्र राजनीति से नेता पनप नहीं रहे? देखिए, अभी आप बिहार का जो 30 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो लालू प्रसाद यादव हो या रामविलास पासवान हो, सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार, ये सारे लोग छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं। मेरी बात को आप गहनता से समझिएगा। अब समस्या क्या हो गया कि ये लोग सारे लोग छात्र राजनीति से आए, सारे समाजवादी हैं, लेकिन आगे आकर के सारे परिवारवादी बन गए और राजनीति का जो व्यवसायीकरण हुआ है, तो अब स्थिति ये लोग ऐसा बना दिए कि राजनीति में अब राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं आएगा, नचनिया आएगा, बजनिया आएगा, गवैया आएगा, संदूक वाला आएगा, बंदूक वाला आएगा और राजनीति का मुद्दा गायब हो जाएगा। आप एक और, आप मीडिया से हैं, आप एक डेटा निकालिएगा। मुजफ्फरपुर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, आप 11 विधायक का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए। यहाँ पर 3-4 ऐसे विधायक मिल जाएंगे जो 2 साल से विधानसभा में एक सवाल भी नहीं उठाए हैं। मतलब ये है कि कोई हेलीकॉप्टर से आएगा, चुनाव लड़ेगा, पैसा है 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दिया, टिकट खरीदा, आया, पैसा छीटा, चुनाव लड़ लिया। उसको तो मालूम ही नहीं कि ज़मीन पे क्या है, ज़मीन पे क्या समस्याएं हैं। तो यही कारण है कि जो राजनीतिक जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, जो अपने अपने परिवार का ठेकेरा, अपने अपने जाति का जो ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि अगर ज़मीन से निकला हुआ कोई क्रांतिकारी अगर बाहर निकलेगा, आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, तो हमारा राजनीतिक विरासत तो मिट जाएगा। और उसी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए आप समझिए कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एकदम साफ समाप्त कर दिया गया। यहाँ के छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी संगठन के छात्र हों। वो सारे लोग यहाँ के वीसी के साथ साथ राजभवन तक कम प्रयास नहीं किया है। लेकिन बात तो वही है कि अगर इस एलएस कॉलेज से, इस बिहार यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से कोई क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण की तरह अगर निकल गया और झंडा बुलंद कर लिया, तो उन नेताओं और बड़े बड़े ठेकेदारों के बेटों का क्या होगा, उन बड़े बड़े संदूक वाले के बेटों का क्या होगा। यही डर है जो बार बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स को दबाया जा रहा है बिहार में। नहीं, पर ये बताइए कि पहले पॉलिटिक्स में लोग छात्र संगठन से मदद मांगने आते थे या छात्रों का एक विचार होता था, किसी न किसी धारा से जुड़ा होता था। क्या अब छात्र विचारहीनता की तरफ बढ़ने लगे हैं या उनका रुझान सिर्फ जातिगत पॉलिटिक्स में रह गया है? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है 80-90 के दशक तक भी जितने भी नेता चुनाव लड़ते थे वो एक बार यूनिवर्सिटी जरूर आते थे, यहाँ लोगों से मदद लेते थे, यहाँ छात्रों से मदद लेते थे, यूनियन से मदद लेते थे। लेकिन अब क्या ऐसा हो नहीं पा रहा है क्या? क्योंकि छात्र संगठन एक्टिव नहीं है या विचारहीन हो चुका है या प्रशासनिक तौर पर इसे बिल्कुल कुचल दिया गया है ताकि ये पनप ना सके और छात्र शक्ति का महत्व बिल्कुल खत्म हो? जी नहीं, छात्र शक्ति का ना महत्व खत्म हुआ है, ना हमारे छात्र विचारहीनता के शिकार हैं। हमारे छात्र बहुत सक्रिय हैं, उनका विचार बड़ा प्रबल है। परेशानी ये है कि उनको कुचलने का प्रयास निश्चित रूप से किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि छात्रों के बीच से कोई जन नेता न निकल जाए, कोई नया जयप्रकाश नारायण पैदा नहीं होने देना है, कोई नया ऐसा नहीं पैदा होने देना है जिनसे उनकी विरासत को खतरा पहुंच जाए। वो जो बंदूक वाले संदूक वाले लोग हैं, वो अपने विरासत को बचाने के लिए हमारे छात्रों के बीच जो इनके पास प्रतिभा है, संघर्ष की क्षमता है, विचारों से भरे हुए हैं,
इनको दबाने कुचलने का पूरा प्रयास सभी दल के द्वारा, किसी एक दल की बात नहीं है, क्योंकि सब के सब लोग परिवारवाद से ग्रस्त हैं, सब के सब लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं, जो सब लोग जानते हैं। तो उनको डर है कि कहीं कोई ईमानदार आदमी सामने आ गया तो हमको नंगा कर देगा लोगों के बीच। इसी डर। बताइए, इस चुनाव में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, क्या वो हॉस्टल आते हैं, क्या विश्वविद्यालय आते हैं, छात्र संगठन से मदद मांगते हैं? क्या इस तरह की राजनीति अब खत्म होने लगी है? क्योंकि ये विश्वविद्यालय अगर एक से एक अच्छा छात्र दिया है तो ये विश्वविद्यालय पहले एक से एक नेता भी दिया है। नेता इसकी शरण में भी आते रहे, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन अब मैं देखता हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी भी घूम रहा था जहाँ से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े लोग पढ़े हैं। मैं कल मिथिला यूनिवर्सिटी में भी था, वहाँ से विजय चौधरी जैसे लोग भी पढ़े हैं। लेकिन अब वहाँ के स्टूडेंट आरोप लगा रहे थे कि जितने भी पढ़े हुए लोग हैं उनका कोई खास मतलब है नहीं। सवाल ये उठता है कि जब छात्र संगठन कमज़ोर होता है तो उनकी विचारधारा भी कमज़ोर होती है, और उनकी विचारधारा कमज़ोर होती है तो राजनीति में उनकी पकड़ भी ढीली होती है, और राजनीति में उनकी पकड़ ढीली होती है तो नेता फिर उनसे संपर्क भी नहीं करते। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। 90 के दशक के बाद जो बिहार में एक राजनीतिक दौर आया, ठीक है, उस 90 के दशक के बाद बिहार के राजनीति में परिवारवाद हावी हो गया, बिहार के राजनीति का अपराधीकरण हो गया, बंदूक वाले और संदूक वाले की पूछ ज़्यादा होने लगी यहाँ पे। जो जितना बड़ा अपराधी उसका उतना बड़ा कद और वो उतना बड़ा नेता। छात्र राजनीति को बड़े ही साजिश के तहत, हमारे छात्र कोई भी प्रतिभा से कमी नहीं है, लेकिन इनको साजिश के तहत इनके विचारों को, इनके संघर्षों को कुचलने का प्रयास किया गया, वो सभी दलों के द्वारा किया गया। अब आप यहाँ से देख लीजिए, जो छात्र संघ का चुनाव नहीं कराना एक साजिश है, क्योंकि यहाँ के छात्र जब निकलेंगे जन आंदोलन से, इनको राजनीतिक समझ हो जाएगी, और जो 90 के बाद जो अपराधीकरण हुआ उससे राजनीति का छाप छात्रों के बीच में गलत संदेश गया। ठीक है, पहले समाज सेवा कोई करने जाता था तो उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा हुआ करती थी, देश में एक प्रतिष्ठा हुआ करती थी। लेकिन आज अगर कोई छात्र अपना कैरियर राजनीति में चुनता है तो सबसे पहले उसकी विरोधाभास उसके घर से होती है। कारण है कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है, राजनीति का व्यवसायीकरण हो चुका है। मैंने पहले भी कहा, जितना बड़ा अपराधी, जितना बड़ा बंदूक वाला, जितना बड़ा संदूक वाला, उतना बड़ा वो नेता होता है। तो इनके आज के नौजवानों को कुचला जा रहा है साजिशन, कि यहाँ से प्रतिभा निकले नहीं। आज अगर यहाँ से प्रतिभा निकल जाएगा, तो आपने जिक्र भी किया जो मुजफ्फरपुर के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आए नहीं है। सबसे पहली बात, जो मुजफ्फरपुर के जो उम्मीदवार है वो आयाती उम्मीदवार हैं, वो पैराशूटेड हैं। ठीक है, आप सब मतलब यहाँ जो भाजपा से जो उम्मीदवार आया हुए राजभूषण निषाद, उनको मुजफ्फरपुर की भौगोलिक स्थिति ही नहीं पता है। शायद उनको यहाँ कितना स्कूल है, कितना यूनिवर्सिटी है, कितना कॉलेज है, ये भी नहीं पता है। तो मुजफ्फरपुर के इस एलएस कॉलेज के प्रांगण में हमको नहीं लगता है वो एक बार भी आए होंगे। एक इतने बड़े महापुरुष के प्रतिमा पे माल्यार्पण भी करने आएंगे, क्योंकि वो आयाती है। उनके पास संदूक बड़ा था, इसलिए यहाँ के वो उम्मीदवार हो गए, और उनके पीछे बंदूक वाले चलते हैं। तो राजनीति दो धारा है, जितना बड़ा संदूक उतना बड़ा बंदूक। अब आप बता दीजिए, जो इसी मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती पे, जहाँ जुब्बा सहनी पैदा लिए, जहाँ ललितेश्वर बाबू पैदा लिए, जहाँ नीतीश बाबू पैदा लिए, बहुत बड़े बड़े महान हस्ती पैदा लिए, रघुवंश प्रसाद सिंह बगल के हमारे जो लोकतंत्र की जननी है वैशाली में पैदा लिए, वहाँ भाजपा जैसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को अपने ही दल के अंदर एक उम्मीदवार नहीं मिलता है, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी समुदाय से, जो यहाँ के भौगोलिक स्थिति का जानकार हो और उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो ये साजिशन है। आप मुजफ्फरपुर की विरासत को राजनीति में ख़त्म करना चाहते हैं, कोई नया नेतृत्व न पैदा ले, ताकि इनके बाल ये जो दुकान खोल के बैठे, अब कोई पार्टी नहीं रहा, इनकी कोई विचारधारा नहीं रह गई। ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एक दुकान चला के बैठे हुए हैं, जो अब लोकतंत्र रहा ही नहीं, ये तो राजतंत्र है। हमारे बात हमारा बेटा, उसके बाद हमारे पिताजी उनके पिताजी को वोट दिए हैं, मैं उनको वोट दूँ, और मेरा 12 साल का बेटा है, शायद हमको उम्मीद है जो मेरा 12 साल का बेटा इनके बच्चों को वोट देगा। तो यहाँ के जन आंदोलन को ये लोग एक साजिश के तहत कुचले हैं। अगर आज यहाँ पे राजनीतिक चर्चा होगी, लोगों में आज के छात्रों में राजनीतिक समझ पैदा होगी, उनकी राजनीतिक चेतना जगेगी, उनको समाजवाद के बारे में बताया जाएगा, उनको हमारे वीर क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया जाएगा,
तो वो इस कैंपस से निकलेंगे, अपने समाज के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस दिन ये लोग बोलना शुरू कर देंगे, यहाँ का छात्र बोलना शुरू कर देगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएगी और बड़ा बड़ा संदूक वाला इनके दुकान पे टिकट लेने के लिए नहीं जाएगा। चलिए, आप यहाँ के छात्र हैं? नहीं, बाहर आप छात्र हैं यहाँ के? जी हाँ? जी। क्या पढ़ते हैं आप? 12th में साइंस। क्या? 12th में। आप 12th में? जी सर। तो आप अभी वोटर तो हुए नहीं हो? नो सर। अच्छा, आप वोटर नहीं हुए। ये बताइए कि अब क्या कोई उम्मीदवार यहाँ पर आता है वोट मांगने के लिए? नहीं, उम्मीदवार जो हैं वो उम्मीदवार लोग ठेकेदार के पास जाते हैं। अब उम्मीदवार को जनता से सर मतलब नहीं है। उम्मीदवार सोच रहे हैं कि सिर्फ वो ग्रुप का जो ठेकेदार है वो ठेकेदार के पास जाते हैं और चाहते हैं कि ठेकेदार मैनेज हो गया तो जनता मैनेज हो गई। यही सोच हो गई है आज के राजनेताओं की। तो यहाँ पर क्या मुद्दा है? अगर कहा जाए तो मुजफ्फरपुर में क्या मुद्दा नजर आता है? देखिए, मुजफ्फरपुर शहर पूरे उत्तर बिहार की राजनीति को तय करती है। मुजफ्फरपुर शहर में खासकर बहुत सारे लोगों का, जैसे अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि यहाँ के जो वर्तमान उम्मीदवार हैं वो बाहर से आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम या हमारी मुजफ्फरपुर की जनता को इन सारे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर शहर में आकर लोकसभा चुनाव लड़कर जीत करके गए और मुजफ्फरपुर शहर को के लिए उन्होंने कार्य भी किया। वर्तमान इससे पूर्व जो सांसद बिहार ने कई बाहरी नेताओं को अब पनाह दी है, चाहे मधु लिमे हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव हो। कई सारे ऐसे लोग हैं। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध रही है, मानी जाती है। सवाल ये उठता है कि प्रबुद्ध लोगों को चुना जाए वो अलग बात होता है, लेकिन ये होता है कि कोई उम्मीदवार थोप दिया जाए सिर्फ संदूक और बंदूक की वजह से, जिसकी चर्चा हमारे तमाम साथीगण कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर जनता परेशान हो। जी नहीं, यहाँ जो अभी वर्तमान भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर हैं और हमको जहाँ तक लगता है कि जो पेशे से डॉक्टर होता है उसमें न तो जातिवाद होता है, न धर्मवाद होता है, न किसी के प्रति क्रूरता होती है। डॉक्टर को सदैव हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि वह सभी भी पेशेंट को एक समान से उनका इलाज करता है। ठीक उसी प्रकार हमको लगता है कि अगर अभी वर्तमान जो उम्मीदवार हैं उनको अगर मौका दिया जाए, मुजफ्फरपुर शहरवासी अगर उनको मौका देंगे तो वह पूर्ण रूप से न उनमें धर्मवाद होगा, न जातिवाद होगा। मुजफ्फरपुर शहर के सदैव विकास के मुद्दों पर कार्य करने का काम करेंगे। आप बहुत देर से सिर हिला रहे हैं। आप यहाँ जी के स्टूडेंट? जी, हम ISC सेकेंड ईयर में हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने वोट दिया है अभी तक? वोटर तो अभी नहीं है मैं। तो इस बार आप देंगे वोट? नहीं, इस बार तो नहीं देंगे। अच्छा, तो आप अभी वोटर नहीं है? स्टूडेंट ही हैं। तो हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि कोई भी राजनेता हो, रोजगार दे, बस शिक्षा को आगे बढ़ाए। ये नहीं कि अपना घर आगे बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चा को आगे बढ़ाए, अपना विकास करे, कुछ भी करे। ये नहीं कि हाँ बोल दिए कर दिए। बोल देता है कोई भी राजनेता, वोट लेने के लिए कुछ भी बोल देता है कि हम ये कर देंगे, रेलवे स्टेशन बना देंगे। विकास सबका होना चाहिए, गरीब हो अमीर हो सबका होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपना घर का विकास करे, यही बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप ये बोलना चाहते हैं। ये बताइए कि अजय निषाद ने पार्टी चेंज कर ली। पहले बीजेपी से लड़ते थे, अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए। इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है या इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है? क्योंकि बीजेपी पहले से ही उनका टिकट काट चुकी थी। देखिए, एक्चुअल में बीजेपी को नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। लोग आज भी अजय निषाद को ही वोट देंगे, ठीक है, महागठबंधन को ही। मुजफ्फरपुर में शहरी क्षेत्र छोड़ के जो ग्रामीण इलाकों में हैं वो अजय निषाद को ही वोट देंगे। इसकी वजह क्या है? आप क्या मानते हैं? ये सही कह रहे हैं? देखिए, सबसे इसमें कई सारा वजह है। सबसे पहला वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर लंबे समय तक अगर आपके पार्टी में रहता है तो उसका कुछ व्यक्तिगत कैडर होता है, और अगर वो सांसद जैसे पद पर है तो वो संगठन में अपने लोगों को सेट करता है। मेरी बात को आप समझिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी साजिश के तहत चेंज किया। ऐसा चेंज करने का भारतीय जनता का पार्टी का प्लान नहीं था। यहाँ गुटबाजी की वजह से अजय निषाद का टिकट चेंज हुआ। अब इसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप सर्वे कराएंगे और पता करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के 70% से अधिक कार्यकर्ता दिखावटी में आज पाई हैं, लेकिन अंदर से वो अजय निषाद को मदद कर रहे हैं। तो भारी स्तर पे ये होना है, विरोध होना है। दूसरा, जब अजय निषाद का टिकट कटा तो उनके प्रति एक सिंपैथी बना कि जो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको अगर आप 4 गो बात कह दीजिए, 2 गो गाली भी दे दीजिए तो पलट के जवाब आपको नहीं देगा।
वो पलट के आपको जवाब नहीं देगा, आपके साथ कभी अहित नहीं करेगा, कभी जातीय उन्माद या संघर्ष में कभी वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये जो सहानुभूति लोगों के अंदर गया है, और ख़ास करके उनके अपने समाज में, सहनी समाज में, वो देख रहा है कि कैप्टन साहब लंबे समय से बिहार के सहनी समाज को लीड करते आए हैं और उनके बेटे को साजिशन बिना पूछे हुए, बिना कुछ बताए हुए रोड पे ला दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो इसकी वजह से उनके प्रति एक सहानुभूति बना है। और दूसरा, अजय निषाद ने पिछले 10 वर्षों में एक परसेप्शन उनके बारे में बन रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि अजय निषाद जितना काम मुजफ्फरपुर में कर दिए उसका वो प्रचार नहीं कर पाए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये कर रहे हैं। दूसरा, ये भी बात लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि जब मोदी जी खुदे 4 साल से सांसद निधि फंड को घुसा दिए, जैसे कोरोना फंड वाले में जो सुइया भोंक दिया गया और मालूम चल रहा है कि अब लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है और कोरोना वैक्सीन वाला खुद कह रहा है कि इससे साइड इफेक्ट हो रहा है, तो 4 साल से आप सांसद निधि का फंड ले लीजिएगा तो एगो सांसद क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? अजय निषाद ने इस शहर को स्मार्ट सिटी उनके शासनकाल में दिया गया। मेरी बात को आप समझिएगा, उन्हीं के शासनकाल में समझिए कि एईएस जैसा भयंकर महामारी हुआ और आज आप एसकेएमसीएच में चले जाइए, बच्चों के लिए अलग से स्पेशल वार्ड बना हुआ है। और उसके बाद जब बना, उसके बाद एईएस पर कंट्रोल ही हो गया मुजफ्फरपुर में। और पूरे बिहार में हम कह रहे हैं कि कैंसर का भी बहुत बड़ा प्रकोप चला हुआ है। सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है हमारे इस खास करके त्रिपुरा उत्तर बिहार के लोग हो रहे हैं कैंसर से। टाटा का कैंसर हॉस्पिटल अजय निषाद के कार्यकाल में मुजफ्फरपुर आया। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, मैं औराई विधानसभा से आता हूं, जो मेरा विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उस विधानसभा में आज भी इस पार से उस पार जाने के लिए आपको पुल नहीं मिलेगा। वहाँ पर NH 557C मझौली से चौड़ाउत अगर किसी ने देने का काम किया तो अजय निषाद ने देने का काम किया। और इस तरह से मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कोई गलत करेगा उसके खिलाफ बोलते हैं, अगर जनता का मुद्दा है उसको उठाते हैं। और मैंने कई दफ़े अजय निषाद का विरोध किया है। किस मुद्दों पर? जनता के मुद्दों पर। लेकिन हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के 10,000 आदमी का एम्स में, दिल्ली एम्स में अगर कोई एकदम पैरवी कर करके लग के भीड़ करके इलाज करवाने का अगर कोई काम किया तो अजय निषाद किया। और उसी का प्रभाव है कि अजय निषाद का वोटर समर्थक हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय में है और बहुत अच्छे स्थिति में वो चुनाव जीतेंगे। ये बताइए, कहा यह जाता है कि मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, लोकसभा चुनाव। मोदी फैक्टर कितना कामयाब है यहाँ पर आपकी नज़र में? क्योंकि उम्मीदवार कोई भी हो, मोदी जी के नाम पे उसकी नैया पार हो जाती है। क्या मुजफ्फरपुर में भी ये सच्चाई है? क्या राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी हैं या लोकल मुद्दे प्रभावी? नहीं, मोदी जी फैक्टर हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कहीं खड़े हो जाते हैं तो लोग उनको सुनने के लिए खड़े होते हैं। देश में एकमात्र अभी ऐसे नेता हैं, और लोगों की तरह नहीं कि आए कुछ भी आलू से सोना निकालते हैं और ये करते हैं। विपक्ष के नेताओं की तरह नहीं, ये तो सच्चाई है। लेकिन लोकल मुद्दे भी यहाँ हैं। जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे कि अजय निषाद ने ऐसे किया, अजय निषाद ने ये किया। अजय निषाद सबसे पहले किसी भी समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को ये करने के, आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो समाज हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग शिक्षित होंगे। अजय निषाद कितना पढ़े हैं वो हम सब जानते हैं। डॉक्टर राजभूषण निषाद डॉक्टर हैं। कई सालों से आप समस्तीपुर चले जाइए, वहाँ पता कर लीजिएगा, कई सालों से उन्होंने लोगों को, गरीबों को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत कम पैसे में, जिसका आप पटना में चले जाएं, बाहर इलाज कराने चले जाएं, लाखों रुपए लगेंगे, ऐसा ऑपरेशन उन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार में किया है। ये ज़मीनी हकीकत में बता रहा हूँ। और एक 12वीं पास व्यक्ति कितना विकास किया है पिछले 10 साल में, उससे पहले उनके पिताजी 20 साल से थे। और अब ये एक डॉक्टर कैसा विकास करेगा, वो मुजफ्फरपुर की जनता देखेगी ना। और जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं आएगा मुजफ्फरपुर में, तब तक विकास संभव नहीं है। और इस बार भाजपा ने, हम ही लोग थे सबसे पहले जिन्होंने अजय निषाद का विरोध करने का काम किया था। चाहे पताही एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे एम्स का मुद्दा हो, उस पर सिग्नेचर अजय निषाद ने किया था, मुजफ्फरपुर के स्थानीय सांसद होने के नाते। और आज महागठबंधन में चले गए तो बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि दूध से धुल गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसने तो जनादेश का सम्मान किया है, जनादेश का सम्मान करके टिकट काटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने पहले सारा सर्वे कराया, कई लोगों को यहाँ भेजा पता करने के लिए, वो लोग ज़मीन तक गए। अजय निषाद जी के लिए रिपोर्ट बहुत ये था। जो लोग ये कह रहे हैं कि साजिशन उनका टिकट काटा गया, किसी का साजिश
राजस्थान टिकट नहीं काटा जाता है। 10 साल से सांसद रहे हैं, 20 साल उनके पिताजी सांसद रहे हैं, इतनी बड़ी विरासत रही है, अचानक से कोई राष्ट्रीय पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो नहीं, समझ में आ गया। ये बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, राजभूषण निषाद, क्या डॉक्टर राजभूषण निषाद, ये मुद्दा उनकी वजह से स्थानीय बनाम बाहरी तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वो आयातित हैं, क्योंकि पिछले बार उन्होंने जब ये महागठबंधन से चुनाव लड़ा था तो उसमें उन्होंने दिया था, और इस बार वो मुजफ्फरपुर के हैं, तो वो आयातित हैं। भाजपा यहाँ हम लोगों के ऊपर थोप दी है, और हम लोग इस बार थोपे हुए कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे हैं। देखा हाँ, क्योंकि अगर ये लॉजिक हो, क्योंकि ये सवाल हमने शांभवी चौधरी से समस्तीपुर में पूछा, देखा जाए तो फिर पाटलिपुत्र में मीसा भारती भी आयतित हो जाएंगी, छपरा में रोहिणी आचार्य भी आयतित हो जाएंगी, तो इस तरीके से तो कोई कहीं का रह ही नहीं जाए। देखा जाए, दो तरह की बात है। मुजफ्फरपुर को ये दोनों जो राजनीतिक ग्रुप है, मतलब ग्रुप से भी कुछ और हम कहना चाहेंगे, गिरोह, ये जो दोनों राजनीतिक गिरोह है, ये दोनों राजनीतिक गिरोह हमारे मुजफ्फरपुर को चारागाह समझ लिए हैं। राजभूषण निषाद जी पिछले बार आए थे ये यूपीए के कैंडिडेट बन के, और लोगों ने जो 2,56,000 के आसपास लोगों ने वोट दिया था, उस राजभूषण निषाद माननीय ने, जो एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते हैं, एक बार घूम के देखा क्या 2,56,000 लोगों को? एक बार भी कभी नहीं देखा उन्होंने, हाल चाल तक नहीं पूछा। सच्चाई ये है कि राजभूषण निषाद को आप कल्याणी चौक पर छोड़ दीजिए और कहिए कि एलएस कॉलेज पहुंच जाने के लिए पैदल वो नहीं आ सकते हैं, लोग भुला जाएंगे। तो भाजपा ने थोपने का काम किया है। दूसरी बात है अजय निषाद के बारे में। अजय निषाद आज तक बीजेपी का झंडा ढो रहे थे, क्या लग गया राहुल गांधी को? क्या विशेषता आ गई कि अजय निषाद को टिकट दे दिया उन्होंने? क्योंकि बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं। छोड़ के आए थे, बीजेपी ने उनका टिकट कर दिया था। राहुल गांधी की बपौती है मुजफ्फरपुर, क्या राहुल गांधी ने टिकट दे दिया खेड़ के ने? एक बार सर्वे किया, पूछा उसने किसी यूपीए के कार्यकर्ता से कि हम किसको टिकट दें? यहाँ से नाम गया था क्या कांग्रेस से अजय निषाद का? किस आधार पर टिकट देने का काम किया है? उनका भी जनता सबक सिखाएगी। और राजभूषण निषाद जो स्वयं यहाँ 2.5 साल तक नहीं पूछे, उनको भी जनता सबक सिखाएगी। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि लोगों को कट करने का काम किया जाता है। कन्हैया जी को बेगूसराय में कट करने का काम किया गया, पप्पू यादव को कट करने का काम किया गया। जहाँ मुजफ्फरपुर में बीजेपी कितने बड़े बड़े नेता थे, उनको कट करके वहाँ राजभूषण निषाद को देने का। तो ये जो कहना चाह रहे हैं आप, ये कौन यहाँ के जो मंत्री रहे, सुधीर शर्मा, क्या नाम है, सुरेश शर्मा, क्या सुरेश शर्मा भी एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि उनका टिकट काट दिया गया? आपको लगता है बीजेपी के भीतर? देखिए, मैं सुरेश शर्मा हम लोगों के गार्जियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और उनके दिशा निर्देश से मुजफ्फरपुर के शहर ही नहीं, ये 6 विधानसभा पे उनका एक असर, उनकी एक शब्द से ये 6 का 6 विधानसभा प्रभावित होता है। हमारे गार्जियन हैं आप। मैंने पहले ही कहा, आयातित और बड़ा संदूक। हमारे शर्मा जी मतलब जनसंघ काल से मंडल अध्यक्ष से बीजेपी की राजनीति को शुरू किया। आप बताइए, जो 70 सालों से जिन्होंने मैंने माना, जो कांग्रेस से जिन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी, जिन्होंने मतलब कांग्रेस से इस सीट को छीना और भाजपा को दिया, क्या आपने अपने कार्यकर्ता का सम्मान किया? मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ। ये बात ठीक है। अब मैं बस बड़ा क्विक आंसर चाहूंगा क्योंकि बहुत समय हो गया, लंबा समय हो गया। आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है? कुछ बोल रहे थे आप पीछे से। भैया, लोकतंत्र है, आप बोलना चाहें, आपका स्वागत है, ठीक है। हाँ, ये बताइए कि यहाँ मुद्दा क्या है? दोनों से दिक्कतें हैं, तो मुद्दा क्या है? कोई तीसरा विकल्प है? मैं बता रहा हूँ। अभी भाई साहब ने कहा कि एयरपोर्ट जो है वो जाके दरभंगा फेंक दिए। 2015 की घटना है, जब संसदीय दल का एक कमेटी जो है उत्तर बिहार का जाकर के प्रधानमंत्री से मिला था, चूँकि जो उड्डयन मंत्री थे, उड्डयन जो उनका जो मंत्रालय है विमान का, उन्होंने चिट्ठी में जवाब दिया था अजय निषाद को कि जब तक 400+ एकड़ ज़मीन बिहार सरकार खरीद के हमको नहीं देगी, हम यहाँ हवाई अड्डा चालू नहीं करेंगे। एक संसदीय दल जाके प्रधानमंत्री से मिला, किसके लिए? दरभंगा एयरपोर्ट के लिए। और 2019 के चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं उसी पताही हवाई अड्डा में कि आप मुझे झोली भर के वोट दीजिए, अगली बार मैं अपने विमान से इसी हवाई अड्डे पर आऊँगा और मोतीपुर के चीनी मिल के चीनी से चाय पीऊँगा।
प्रधानमंत्री जब इतने बड़े झूठा हो सकते हैं तो किस मुद्दे पर चुनाव होगा, ये अभी समझिए। और आपने पूछा कि लोकल मुद्दा क्या है, लोकल मुद्दा है महंगाई, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार का 30 लाख क्या है, इसका समाधान किसको देखते हैं? मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल विकल्प के तौर पर आपको दो ही को चुनना होगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो इंडिया गठबंधन को चुनिए या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनिए। यहाँ पर खड़े हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? इसलिए क्योंकि वो खुद क्या लिख रहे हैं उनको खुद मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन का देख लिए, क्या लिखा हुआ है कि हम जो केंद्र सरकार का 30 लाख पद जो खाली है उसको अगस्त तक भरने का काम करेंगे। इसके बाद जितने भी गरीब महिला है उनके हर परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष देने का काम करेंगे। सिलेंडर का दाम 500 रुपया करेंगे। जो हम अरबपतियों का मोदी सरकार कर्जा माफ़ करती है, हम अरबपतियों का नहीं किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। यहाँ बहुत सारे छात्र जो है 12th में पढ़ रहे हैं, आगे जा करके इंजीनियरिंग की पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, कर नहीं पाए थे, फिर सरकार टूट गई। वो ये बोलते जरूर हैं पर कर नहीं पाए थे। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बात मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किया था, जितने दिन तक सरकार रही थी कर नहीं पाए थे। क्या नहीं माफ किया था। ये आप कह सकते हैं, ये आप नहीं आप मीडिया हैं, आप नहीं। हकीकत यह भी है कि राजस्थान में भी किया और अभी आप समझ लीजिए जो चीज कहता है कांग्रेस वो करता है। मैं कह रहा हूँ आज आपके माध्यम से, तेलंगाना में घोषणा किया कि राज्य के प्रत्येक गरीब वृद्धा विधवाओं को हम 4000 रुपया पेंशन देंगे। लागू किया कि नहीं किया? लागू किया कि नहीं किया? और आप कहते हैं कहता है नहीं करता है। इसी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 10 लाख रोजगार देंगे और मात्र 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे करके एक इतिहास रच। ये रोजगार नीतीश कुमार ने क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। सर 2005 से आप अगर किसी कोई एक घर होता है, कोई एक घर होता है। आपने कहा कि विकल्प क्या है? कोई एक घर होता है। तेजस्वी यादव जिन नौकरियों की बात कर रहे हैं, किसी भी घर में बिना गार्जियन के अनुमति के कोई काम हो सकता है क्या? 2005 से जो ये बात कर रहे हैं, 2005 से हर जिले में सड़क, हर गांव तक सड़क, बिजली, पानी, नल, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। हवा पानी से नहीं चलेगा। 2005 से पहले सड़कों की स्थिति क्या थी? एक बार बिजली खराब होती थी ट्रांसफार्मर जल जाता था तो एक महीना तक नहीं बनता था, या 1 महीना के बाद भी बनता था। जो गांव के लोग होते थे आपस में चंदा जमा करके ट्रांसफार्मर लगवाते थे। तो कुल मिला के आपको कहना चाह रहे हैं कि 2005 से पहले गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था वो पता नहीं चलता था, और बिहार की पहचान वो थी। ये बिल्कुल सही बात है। हम सब ने देखा। हाँ। मैं एक लाइन में खत्म कर देता हूं। विकल्प की जो बात आपने कही कि जो नेता बिहार में, देश में, मुजफ्फरपुर में छात्र हित, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का रोजगार, सर्वधर्म सम्मान, सनातन धर्म का सम्मान, उसके हित की बात करेगा वही दिल्ली के गद्दी पर राज करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। एक इनसे ले लूं आपके पास। सर हम बोलना चाहते कि प्रेम प्रकाश तिवारी। आप क्या करते हैं? अभी तो हम बीएड कर चुके हैं। अच्छा, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट ये स्टूडेंट। हाँ, बताइए। हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए हम लोग को किसी पार्टी से मतलब नहीं। जो अभी चर्चा चल रहा है, कोई किसी पार्टी का पक्ष में है, किसी पार्टी का, कोई भी हो, स्टूडेंट के पक्ष में बोले, उद्योग के पक्ष में बोले। बिहार में इतने स्टूडेंट कोढ़ी नहीं है, वो रोजगार दे, वो उद्योग लगाए, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है हम लोग को। चाहे बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो ये बताइए कि आप बतौर छात्र किसको उम्मीदों से देखते हैं जो रोजगार दे सकता है और उद्योग लगा सकता है? देखिए रोजगार तो एक मुद्दा है, लेकिन रोजगार भी साफ सुथरा आना चाहिए। 3 लाख 2 लाख देने से नहीं होती है। जो चिल्ला रहे हैं लूट लहरिया लूटाए राजा, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऐसा रोजगार नहीं चाहिए ना कि रोजगार के बदले जमीन ले लिया। ऐसी रोजगार नहीं चाहिए कि किसी का हक मार दीजिए। हम सक्षम हैं, आप साफ सुथरा लाइए। हम 99% 100 में 99 नंबर पे ला के पास करवाए, 99 नंबर ला के पास करेगा और नौकरी लेगा, लेकिन जमीन नहीं लीजिए। आप समझिए यहाँ मुद्दा क्या है
काम किया किसने? आपके पास आ रहा हूं। काम किसने किया? ये कौन ले रहा है? उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? 17 महीने में दिए हैं। इसके पहले भी तो सरकार वो चलाए, कितना नौकरी दिए हैं? वो नौकरी तो दिए, अभी खुलासा हो रहा है। इसका भी खुलासा होगा कि 17 महीने में कितना लाख, 2.5, 3 लाख, 5 लाख जो भी नौकरी दिया गया है। ये नीतीश कुमार के सरकार में जब बीजेपी के साथ गठबंधन था, उसी समय ये विजय कुमार चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर बना के रख दिया गया था कि इतना लाना है। ये जबरदस्ती लाया गया कि किसी भी तरह से लाए 2-3 महीने में। जैसे ऐसे वैकेंसी पूरा होता है, आप 1 महीना में कर लीजिए, ठीक है, 1 महीने में सब चीज़ हो जाता है। आप किस बेस पे हुआ है देखिए तो। हाँ नहीं, चलिए हो गया। आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, हम कह रहे थे कि ठीक है आप जॉब दे रहे हैं, उसका ठीक है, अच्छा है, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी है कि अब आप जॉब दे रहे हैं और उसमें एक कंडीशन लगा दे रहे हैं, डोमिसाइल अदर स्टेट वाले को लेके आ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आपके स्टेट के बच्चे काबिल ही नहीं है। इस सबसे बड़ा धांधली हुआ है इस चीज़ में कि अदर स्टेट वाले को इतना लेके आए हैं और अपने स्टेट के खासकर जनरल वाले को एकदम डाउन कर दिया कि जाओ भाई तुम अब अपना जमीन बेचो। आपका कहना है कि रोजगार यहीं के लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ। आप भी कुछ नहीं, रोजगार यहीं के बिहार के लोगों को, बिहार के नौकरी बिहार के। लेकिन अगर बेस्ट टैलेंट बाहर का हो और यहाँ बच्चे को पढ़ाने आए, अच्छे लोग पढ़ाने आए, तो बुराई क्या है? तो अभी तो भाई जी बोले ना कि 99 नंबर वाले जो नंबर लाए उसको नौकरी दीजिए। नहीं, तो बिहार में ऐसे लोग नहीं हैं, बिहार में भी ऐसे लोग हैं। अभी जैसे नहीं, जैसे प्रोफेसर्स मान लीजिए जेएनयू में कहीं के प्रोफेसर होते हैं, तो एलएस कॉलेज में, बिहार यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में कहीं के प्रोफेसर क्यों ना हो, कहीं के टीचर क्यों ना हो? इतना आप लोकलाइज क्यों करना चाहते हैं? बेस्ट टैलेंट पढ़ाए तभी तो अच्छे छात्र निकलेंगे। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। और मैं जहाँ तक उद्योग की बात हुई, मैं बताना चाहूँ, मैं उस गांव से आता हूँ। यहाँ आप कभी कैमरा लेकर के मेरे साथ चले, 10 मिनट का समय हो तो मैं बेला से आता हूँ। और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज, मैंने कहा लीची की मिठास, और एलएस कॉलेज का एक इतिहास, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में, उसी तरीके से नॉर्थ बिहार का एक इतिहास बेला से जुड़ा हुआ। और उसकी दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि जब मुजफ्फरपुर में बेला के अंदर में उद्योगों का जाल लगाने के लिए जब ज़मीन देने की बात हुई, तो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों ने अपना इंच ज़मीन दे दिया। मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा। हम लोगों ने अपना इंच समय दे दिया, यहाँ तक कि अपने जहाँ मेरा घर था वो घर भी मेरा एक्वायर कर लिया गया। आज वहाँ की स्थिति ये है, जो आज विगत 40 सालों से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी दावा मोदी जी आकर के यहाँ करके जाते हैं, लेकिन बगल में बेला के लिए कितना उद्योग का जाल लगाए हैं। आज अगर वहाँ पे सिर्फ बेला पे ध्यान दे दिया जाए, अगर मोदी जी दे देते, यहाँ के एमपी दे देते, यहाँ के एमएलए दे देते, यहाँ के सांसद दे देते, नीतीश जी दे देते, तो बेला मुजफ्फरपुर की ही नहीं, आधे बिहार की बेरोजगारी को समाप्त करने की कैपेसिटी रखता है। आज हम लोग सड़क पे देन है तो वो नीतीश जी का देन है। हम लोग सड़क पे हैं तो नीतीश जी का दिन है। और ये बात करते हैं रोजगार का। चलिए एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा, शराबबंदी कितना बड़ा मुद्दा? नहीं, शराबबंदी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ ओपन में होम डिलीवरी सिस्टम है सर, हर घर में शराब मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपने कहा कि विकल्प क्या है। विकल्प आपके हाथ में है, आप मीडिया के हाथ में है। बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा आपको, शायद आप इसको चलाएं भी नहीं भी चलाएं। नहीं, बिल्कुल जी, आपके हाथ में, और आपके हाथ में विकल्प है। देखिए, लखीसराय में एक पीयूष प्रियदर्शी खड़ा है मुंगेर लोकसभा से, वो वहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता है, दिन रात समाज सेवा में लगा हुआ है, और उसको मीडिया नहीं प्रमोट कर रही है। किरण प्रभाकर काराकाट से खड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत मेहनत करती रही है, मीडिया उसको प्रमोट नहीं कर रही है। आपसे आग्रह है मीडिया के बंधु से हाथ जोड़कर कि आप ऐसे लोगों को थोड़ा प्रमोट कीजिए, उनके काम को समाज के सामने लाइए, हमारे पास विकल्प नजर आएगा, निकल के आएगा। आपने बताया तो हम जरूर उनके पास जाएंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम अभी मुंगेर से तो आ चुके हैं, लेकिन हम उनके पास जाएंगे। पर सवाल ये भी उठता है कि कई लोग सोशल मीडिया के सहारे अपना नाम का प्रचार प्रसार करते हैं और चाहते हैं सीधा एमपी बन जाए। आप अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं पर अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते। देश ने एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख चुका है। अब आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि जो राजनीतिक जीवन में है हम लोग उनका भी करते हैं। जैसे आप कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ का नब्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा ना किसी के खिलाफ कोई बायस है, ना किसी के प्रो कोई बायस है। अब
आप लास्ट बात मैं- समाप्त करिए। हाँ, शुरुआत तो युवाओं के मुद्दा पर हुआ था कि भारतीय राजनीति में युवा सदैव क्रांतिकारी लाने का कार्य किए हैं। मैं अभी तमाम युवाओं को अपनी उम्र में देख रहा हूँ जो भी राजनीति में रुचि रखते हैं, जो भी किसी दल किसी भी पार्टी में जाकर के अपने आप को समर्पित करते हैं, उन तमाम युवाओं का शोषण किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन युवाओं में चाटुकारिता की भावना सबसे ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है। जाति पाति का क्या है? कोई जातिवाद नहीं, युवाओं में कहीं जातिवाद नहीं है, सब युवा एक क्या हैं। युवा जाति के नाम पर वोट नहीं बिल्कुल करेंगे? नहीं, युवा विकास के नाम पर वोट देंगे, युवा रोजगार के नाम पर वोट देंगे और युवाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, युवाओं को अपने विचार बदलने की आवश्यकता है। आप चाटुकारिता से बिल्कुल हटिए, आप क्रांतिकारी के लिए आप क्या करेंगे सो बता दीजिए। मैं भी विकास के मुद्दे पर कार्य करूंगा। मैं वर्तमान जो देश के मुखिया हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य से प्रभावित हूं और तब तक मैं प्रभावित रहूंगा जब तक वह देश हित में कार्य करते रहेंगे। जिस दिन देश विरोधी कार्य उनके द्वारा होगा मैं उनके भी विरोध में खड़ा रहूंगा। चलिए, तो ये यहाँ के लोग थे। कई तरह के मुद्दे हैं जिनका बड़ा ही दिलचस्प तरीके से लोगों ने मुखर तरीके से उसका वर्णन किया। सवाल ये है कि ये एलएस कॉलेज जिसके प्रांगण में कई बड़े लोग आए हैं, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, ढेर सारी विरासतों को समेटे हुए है, कई सारे नेताओं को इसने जन्म दिया है, कई सारे बड़े पदाधिकारियों को इसने जन्म दिया है। आज यहाँ छात्र संगठन कमज़ोर पड़ा हुआ जरूर है क्योंकि छात्र संगठन की शक्ति चुनाव नहीं होने की वजह से कमज़ोर पड़ी है, इसलिए नेता इसकी तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन जो पुराने सामाजिक कर्ता हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, वो इसको लेकर के चिंतित हैं और देश का जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको लेकर के भी चिंतित हैं। जो युवा हैं उनके भीतर रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी उनके मानस पटल पर हावी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अजय निषाद जिन्होंने बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा है और डॉक्टर राजभूषण जो कि पहले महागठबंधन से लड़ चुके हैं, वो अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जनता दोनों के अल्टा पलटी को स्वीकार करती है? किसके फेवर में जनता ज़्यादा जाती है? ये 5वें चरण के चुनाव में इस बात का निर्णय हो जाएगा। फिलहाल एलएस कॉलेज के प्रांगण से अपने साथी जेरी और अंकित मिश्रा के साथ पंकज कुमार, TV9 के लिए। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।